मैं कृष्णा पारदे, आपका वीडियो कोच, स्पोकन इंग्लिश और पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, आप सभी का मिरेकल इंग्लिश एकेडमी के यूट्यूब चैनल में पुनः स्वागत करता हूँ। होप सो, मुझे उम्मीद है कि आप मेरे डिफरेंट वीडियोस के मदद से अपनी इंग्लिश को दिन ब दिन बेहतर बना रहे होंगे और आप इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लर्न कर रहे होंगे। देखिए, ये तो हमारी वीडियो सीरीज है। इसमें आपको अलग अलग तरह के अलग अलग टॉपिक्स पे कई सारे वीडियोस मिलने वाले हैं, परंतु किसी भी लैंग्वेज को सीखने से पहले उसकी बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और जैसा कि इंग्लिश हमारी लैंग्वेज नहीं है, ये एक फॉरेन लैंग्वेज है, तो इसको सीखने का एक तरीका है और इसमें हमें अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को धीरे धीरे अप करना होगा, हमको अंडरस्टैंडिंग करनी होगी, उन कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हमें प्रैक्टिस करना होगा। सो निश्चित ही आप अपने उस मुकाम को पा लोगे जो आपने अपने लिए सोच रखा है। तो इसी विंग में एक और पॉइंट हम ऐड करने जा रहे हैं आज, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। देखिए, हमने ये तो डिसाइड कर लिया है कि हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं, हम अपनी इंग्लिश पर बेहतरीन कमांड बनाना चाहते हैं। ओके, तो हमें इसके बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि देखिए, अभी तक आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस में छोटे छोटे डिफरेंट टॉपिक्स पढ़े हैं और होप सो आप अपनी इंग्लिश को डेवलप भी कर रहे होंगे। परंतु आज मैं आप सभी को एक आइडिया देने वाला हूं कि आप जिस तरह की भी लैंग्वेज का यूज करेंगे और आप जैसे भी बोलना सीखेंगे, आपको डिफरेंट तरह के सेंटेंसेस अपने कम्युनिकेशन में इंक्लूड करना होगा। तो उसकी बेसिक स्ट्रक्चरिंग, उसको किस तरह से फॉर्म किया जाता है, क्यों उसको ये बोला जाता है जो उसका नाम दिया गया है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, दोस एवरीथिंग वी आर गोइंग टू क्लियर विद दिस वीडियो। सो आप सभी से मेरी एक गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। आप एक भी मिनट के लिए इस वीडियो को आज मिस नहीं करोगे। यदि आप मिस करते हो तो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस हो जाएगा। यदि आपको इस वीडियो के दौरान किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से एक कमेंट करके मेंशन करेंगे कि आपको ये डाउट हुआ है। आगे के मेरे वीडियोस में मैं इन एक एक पॉइंट को और डिस्क्रिप्टिव रूप में लेके आऊंगा, परंतु आज हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो जरूरी है उस कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे। सो बेसिकली, if I am talking about the types of sentences it means वाक्यों के प्रकार। देखिए, हम अभी हिंदी स्पीकर है, या हो सकता है कि हम अल्टीमेट कोई और रीजनल लैंग्वेज को स्पीक करते हो और उसमें हम डिफरेंट तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं, परंतु वो लैंग्वेज हमें ऑलरेडी आती है, तो हम कभी कोई स्ट्रक्चर का, किसी फॉर्मूले का यूज नहीं करते और उस स्टेटमेंट को डायरेक्टली बोल देते हैं। परंतु इंग्लिश जब हम सीख रहे हैं तो यहाँ पर हमको हमारे मेंटल लेवल को रेडी करने के लिए, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हमारे सराउंडिंग में या हमारे एटमॉस्फेयर में ऐसे लोग हो जो इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं, तो हमें सीखना ही पड़ेगा। अब सीखना है तो हम किस लॉजिक से सीखें? तो बेसिकली हमको कुछ रूल्स और रेगुलेशन ध्यान रखने होंगे, जिनकी मदद से हम अपने कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करेंगे। तो आइए हम आज बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इट मीन्स कि वाक्यों के प्रकार। So in English language, the sentences are basically divided by two bases. दो basis पर sentences को divide किया गया है। So the first base is on the basis of formation, कि जिस तरह से different को words को मिलाकर एक sentence बनाया जाता है, तो उसी formation के आधार पर हमारे जो sentences है वो तीन तरह के होते हैं। The first kind of sentence is called the simple sentence. हिंदी में इसे सरल वाक्य कहा जाता है। ओके, और व्हाट इज अ सिंपल सेंटेंस? कि गिव्स अ सिंगल आइडिया। तो ऐसा कोई भी वाक्य जो कि एक स्टेटमेंट देता है या एक सिंपल आइडिया को रिप्रेजेंट करता है, वो क्या कहलाता है? सिंपल सेंटेंस। ओके, वी कैन सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। देखिए, ये तो हम अपने प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं कि जो स्टेटमेंट होते हैं, हमारे सेंटेंस है, वह दो तरह के सेंटेंसेस हम अपनी डे टू डे लैंग्वेज में यूज करते हैं। एक तो नाउन ओरिएंटेड होता है और एक होता है एक्शन ओरिएंटेड। ओके, सो नाउन ओरिएंटेड में बेसिकली किसी तरह के काम की बात नहीं होती है, हम एक जनरल इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। परंतु यदि मैं
एक्शन ओरिएंटेड स्टेटमेंट की बात करूं तो उसमें मेन वर्ब का यूज होता है, मुख्य क्रिया का यूज होता है। तो आज हम मिक्सअप वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस देखेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी पर्टिकुलर फॉर्मूले में यदि हेल्पिंग वर्ब का यूज या मेन वर्ब का यूज हुआ है और यदि वह एक्शन ओरिएंटेड सेंटेंस नहीं है तो उसमें मेन वर्ब को आप हटा देना, ठीक है। अभी हम देखेंगे और आगे बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं सिंपल सेंटेंस की। सिंपल सेंटेंस इट मींस सरल वाक्य। ओके, एनी सेंटेंस दैट गिव्स अ सिंगल आइडिया, ऐसा कोई भी वाक्य जो एक सिंगल आइडिया को देता है, एक चीज को या एक पर्टिकुलर एक्शन को डिस्क्राइब करता है, वो किस कैटेगरी में आता है? सिंपल सेंटेंसेस में। ओके, वी कैन सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। हियर द फर्स्ट एग्जांपल इज ही इज अ पोएट। ओके, हिंदी मीनिंग क्या हुआ इसका? वह एक कवि है। आई कम टू मिरेकल, आई कम टू मिरेकल इट मीन्स कि मैं मिरेकल आता हूं। ओके, आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं। ओके, सी हैज नॉट गॉन एनीवेयर, वह कहीं नहीं गया है। देखिए इन चारों सेंटेंसेस में आपने एक सिमिलरिटी देखी होगी कि एकदम सिंपल स्ट्रक्चरिंग वाले सेंटेंस है और एक ही आइडिया को दे रहे हैं। जैसे मैं बोलूं कि आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं, इसके बाद की बात तो मैंने एक्सप्लेन ही नहीं की। सो इस तरह के सेंटेंसेस किस कैटेगरी में आएंगे? सिंपल सेंटेंस में। The second kind of sentence is called the compound sentence. Compound sentence is called the मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य it means ऐसा वाक्य जिसमें कि दो पार्ट हो। It means हम कह सकते हैं कि ये जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, जब दो सिंपल सेंटेंसेस एक साथ आते हैं और एक सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं और किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास करते हैं, तो उस तरह के वाक्य क्या कहलाते हैं? कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल लैंग्वेज में हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे, ऐसे वाक्य जो दो सिंपल सेंटेंसेस से मिलकर बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कंपाउंड सेंटेंस। देखिए इस तरह के जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, बेसिकली इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज इट मींस ऐसा कि ऐसा पार्ट, सेंटेंस का ऐसा पार्ट जो यदि अकेला भी बोला जाए तो वो कोई पर्टिकुलर मीनिंग रखेगा और जिसके माध्यम से आप अपने लिसनर्स को वो बात समझा पाओगे। परंतु एक डिपेंडेंट क्लॉज एक ऐसा क्लॉज होता है या सेंटेंस का ऐसा हिस्सा होता है जो अकेला यदि आए तो कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं देगा या हमें कंफ्यूज कर देगा, हमारे लिसनर को कंफ्यूज कर देगा। तो ऐसे वाक्य जो कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज से मिलकर बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कंपाउंड सेंटेंस। एंड कंपाउंड सेंटेंस आर द मिश्रित वाक्य। वी कैन सी विद द एग्जांपल कि एज ही इज अ बिग बुली आई स्टे अवे फ्रॉम हिम। देखिए इस सेंटेंस के दो पार्ट हैं, एज ही इज अ बिग बुली आई स्टे अवे फ्रॉम हिम। तो देखिए पहले में क्या हुआ कि हम कहना चाह रहे हैं कि चूंकि वह एक डॉन है, एक गुंडा है, इसलिए मैं हमेशा उससे दूर रहता हूं। अब यदि मैं इस क्लॉज को ना बोलूं, यदि मैं इस क्लॉज को ना बोलूं तो आई स्टे अवे फ्रॉम हिम, मैं उससे दूर रहता हूं, तो ये किसी पर्टिकुलर मीनिंग को देगा क्या? नो। सो व्हेनेवर अ सेंटेंस कम्स विद अ इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज दैट इज अ कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। इफ ही टेल्स मी एनीथिंग आई विल नॉट लिसन हिम। इसका मीनिंग हुआ कि यदि वह मुझे कुछ कहता है मैं उसकी बात नहीं सुनूंगा। तो देखिए हियर इज अगेन द सेम थिंग कि इफ ही टेल्स मी एनीथिंग, ये क्या हो गया? इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसका मीनिंग है बट आई विल नॉट लिसन हिम। सो यहां पर क्वेश्चन आएगा कि नहीं आप क्यों नहीं सुनोगे उसको? ओके, तो ये क्या हो गया कि इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए हमें इस प्रीवियस सेंटेंस की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और एक डिपेंडेंट क्लॉज हो वो किस कैटेगरी में आएंगे? कंपाउंड सेंटेंस। आइए हम थर्ड कैटेगरी का सेंटेंस देखते हैं, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इट मींस जटिल वाक्य। जटिल वाक्य इट मींस एनी सेंटेंस दैट इज फॉर्म्ड बाय टू और मोर देन टू सिंपल सेंटेंसेस और एनी स्टेटमेंट दैट इज मेड अप ऑफ वन कंपाउंड सेंटेंस एंड वन सिंपल सेंटेंस, या ऐसे वाक्य जो कि दो से ज्यादा सिंपल सेंटेंस से मिलकर बने हो या एक कंपाउंड सेंटेंस और एक सिंपल सेंटेंस से मिलकर बने हो, वो कैसे सेंटेंस कहलाएंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इट मींस जटिल वाक्य। सो इट इज मेड अप ऑफ मिक्सचर ऑफ टू सेंटेंसेस, और यहां पर टू सेंटेंसेस को ज्वाइन करने वाला, जोड़ने वाला
किसी ना किसी पर्टिकुलर कंजक्शन का यूज किया जाता है। आइए ये डाउन साइड में एक एग्जांपल लिखा है, हम इसको देखते हैं कि आई ऑलवेज टेल यू व्हाट आई नो बट यू नेवर टेल मी व्हाट यू नो। देखिए इस स्टेटमेंट में 3 छोटे छोटे वाक्य हैं, ओके, और ये जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं बेसिकली ये हमारे क्या है, कंजक्शन, जिसके माध्यम से वो सेंटेंस एक दूसरे से जुड़े हुए। तो देखिए ऐसा स्टेटमेंट जिसमें कि हमने 3 सिंपल सेंटेंसेस को लिया, आई ऑलवेज टेल यू व्हाट आई नो, मैं हमेशा आपको बताता हूं जो मैं जानता हूं, बट परंतु यू नेवर टेल मी व्हाट यू नो, परंतु वो आप कभी नहीं बताते जो आप जानते हो। सो इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होंगे वो बेसिकली एक दूसरे से कैसे ज्वाइन होंगे, सिंपल सेंटेंसेस कैसे ज्वाइन होंगे, इसमें कंजक्शन से, और किसी वृहत तरह के मीनिंग को एक्सप्रेस करेंगे। तो चूंकि हमें इंग्लिश लैंग्वेज लर्न करना है तो हमें इस तरह के सेंटेंसेस का आइडिया होना चाहिए, हमें ज्वाइनिंग वर्ड्स का आइडिया होना चाहिए कि किस वर्ड से किस तरह से हम सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये तो एकदम बेसिक स्ट्रक्चरिंग थी कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन वी यूज 3 काइंड ऑफ सेंटेंसेस। आइए अब हम दूसरे बेस पर बात करते हैं कि सेंटेंसेस को किस तरह से डिवाइड किया गया। सो हियर इज अ स्टैंड हियर दैट यू कैन अंडरस्टैंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड मीनिंग, कि जिस तरह का वह वाक्य मीनिंग देता है या उसमें पर्टिकुलर किसी फॉर्मूले का यूज किया जाता है, तो इस तरह से हम सेंटेंसेस को, देखिए कई पार्ट होते हैं, अलग अलग तरह के हम सेंटेंसेस पढ़ेंगे, परंतु बेसिकली इन्हें 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज असर्टिव सेंटेंस, क्या होता है, किस तरह से यूज किया जाता है, ये अभी हम लर्न करेंगे। द सेकेंड काइंड ऑफ स्टेटमेंट इज इंट्रोगेटिव, थर्ड वन इज एक्सक्लेमेटिव, and the fourth one is imperative sentence. Okay, so इस तरह से the statements are divided basically into 4 parts. So आइए वन बाय वन हम इन पर बात करते हैं कि किस तरह से ये हमारे डे टू डे स्पोकन में यूज होगा, किस तरह से हम अपने कम्युनिकेशन को इनकी मदद से बेहतर बना सकते हैं, that we learn here. So the first one is what? assertive sentence. assertive sentence जो होता है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज affirmative sentence and the second one is negative sentence. तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि what is a affirmative sentence and what is a negative sentence. So if I am talking about the affirmative sentence, तो ऐसे वाक्य जो कि पॉजिटिव होते हैं, ऐसे वाक्य जो कि पॉजिटिव होते हैं या सकारात्मक मीनिंग देते हैं या एक स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज affirmative sentence. और इनको बनाने का एक फॉर्मूला होता है कि ये हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं, इसके तुरंत बाद एक हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, यदि वो एक्शन ओरिएंटेड सेंटेंस है तो हम उसमें मेन वर्ब का यूज करते हैं और हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, यदि वो नाउन ओरिएंटेड सेंटेंस है तो इसमें हम मेन वर्ब को मिस कर देंगे। आइए कुछ एग्जांपल से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि सी हैज गॉन टू मुंबई, सी हैज गॉन टू मुंबई, इट मींस वह मुंबई जा चुकी है, सी हैज गॉन टू मुंबई, वह मुंबई जा चुकी है। क्लियर हुआ? देखिए यहां पर हमने सबसे पहले क्या रखा, सब्जेक्ट, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब रखा, फिर हमने मेन वर्ब रखा और फिर हमने ऑब्जेक्ट रखा। सो क्लेरिफाई हो गया कि किस तरह से किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाया जा सकता है। देखिए ग्रामर थोड़ा सा वृहद है, कहां पर किसका यूज नहीं होगा ये तो हम धीरे धीरे अंडरस्टैंड करेंगे, परंतु बेसिक कॉन्सेप्ट आज आपको क्लियर कर लेना है। इस वीडियो के अंत तक आपके माइंड में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि किस तरह से सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, वन मोर एग्जांपल आई एम टॉकिंग यू, आई एम शेयरिंग विथ यू, आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश, इट मींस मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, पॉजिटिव मीनिंग। ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, वह एक ईमानदार लड़का है। देखिए इट इज अ नाउन ओरिएंटेड स्टेटमेंट, इसमें किसी तरह के एक्शन का यूज नहीं हुआ है तो हमने इसमें एक्शन लगाया नहीं, जस्ट ट्रांसलेट कर दिया। आइए अब हम लेके चलते हैं अबाउट द नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस इट मींस व्हाट, ऐसे सेंटेंस जो कि नकारात्मक मीनिंग रखते हैं, ऐसे वाक्य जिसमें नहीं का यूज होता है। ओके, सो उन सेंटेंसेस को बनाने का एक फॉर्मूला होता है कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए एक की पॉइंट आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि किसी भी स्टेटमेंट को जब हमें नेगेटिव बनाना होता है, सो नेगेटिव बनाने के लिए उसमें जो भी यूज होने वाली हेल्पिंग वर्ब होती है उसमें हम नॉट लगाकर उसको नेगेटिव बनाते हैं। भूलना नहीं है आपको,
डायरेक्ट नॉट लगाकर कोई भी स्टेटमेंट नेगेटिव नहीं बनेगा until you use not in helping verb. Okay, clarified? Okay, so helping verb में क्या लगाना होगा? not. देखिए कभी कभी हमें ऐसे भी स्टेटमेंट मिल जाएंगे जिसमें कभी नहीं का यूज होता है, तो कभी नहीं के लिए सिंपल नेवर का यूज करते हैं, और यदि आप नेवर का यूज करोगे तो आपको नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी स्टेटमेंट में एक ही बार हम नॉट का यूज कर सकते हैं, या तो हम नॉट के फॉर्म में यूज करें या तो हम नेवर के फॉर्म में यूज करें. सो see here with the examples कि she has not gone to Mumbai. She has not gone to Mumbai. वह मुंबई नहीं गई है. क्या है स्टेटमेंट में? नहीं. It means it's a negative statement. I'm not learning English. I'm not learning English. मैं इंग्लिश नहीं सीख रहा हूँ. He is not an honest boy. वह एक ईमानदार लड़का नहीं है. So clarified कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे. सो नेगेटिव सेंटेंस के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि आपके स्टेटमेंट में यदि कभी नहीं का यूज हो रहा है तो डायरेक्ट नेवर लगा दोगे. जैसे आपको बोलना है कि मैंने कभी झूठ नहीं बोले, आई हैव नेवर लाइड. ओके, मैं कभी उससे नहीं मिला हूं, आई हैव नेवर मेट हिम. सो बाय दैट वे आप नेवर लगा सकते हो, और यदि कभी नहीं वाली बात नहीं है तो सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगा के स्टेटमेंट को नेगेटिव बना देना. आइए हम एक और इंपॉर्टेंट टाइप के सेंटेंस की बात करते हैं, दैट इज अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस इट मींस प्रश्नवाचक वाक्य. प्रश्नवाचक वाक्य इट मींस कि एनी सेंटेंस दैट इज यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन. देखिए क्वेश्चन का हमारे कम्युनिकेशन में बहुत महत्व है, क्योंकि मैं यदि किसी से बात करने वाला हूं या मैं किसी से बात करना चाहता हूं तो मुझे उससे क्वेश्चन पूछना होगा और उसे मेरे क्वेश्चन का आंसर देना होगा, तभी हमारी बात आगे बढ़ पाएगी. तो अगर मैं बातचीत करना चाहता हूं, यदि मैं कन्वर्सेशन करना चाहता हूं तो मुझे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पर भी अच्छी कमांड की जरूरत है. सो देखिए इंट्रोगेटिव, और इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रश्नवाचक वाक्य, सो देयर आर टू काइंड ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. द फर्स्ट वन इज यस नो इंट्रोगेटिव. यस नो इंट्रोगेटिव इट मींस ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिनका यूज हाँ या ना में आंसर जानने के लिए किया जाता है. सपोज एक हिंदी में एग्जांपल लेते हैं कि क्या आप मुझे जानते हो? हाँ मैं आपको जानता हूँ. क्या आप मुझे नहीं जानते हो? हाँ मैं आपको नहीं जानता हूँ. सो देखिए इनका आंसर क्या हो रहा है, या तो या हाँ हो रहा है या तो ना हो रहा है. सो ऐसे स्टेटमेंट जिनका यूज हम हाँ या ना के लिए करते हैं, हाँ या ना जानने के लिए करते हैं. अच्छा, इनकी हिंदी पहचान क्या होगी कि एनी हिंदी स्टेटमेंट इफ योर सेंटेंस बिगिन बाय क्या, कोई भी हिंदी वाक्य जिसमें हमारा स्टेटमेंट क्या से शुरू होता है और एंड उसका क्वेश्चन मार्क से होता है, तो वो हमारा किस तरह का इंट्रोगेटिव हो जाएगा? यस नो इंट्रोगेटिव. सो क्या से शुरू होने वाले वाक्य किस में आएंगे? यस नो इंट्रोगेटिव. इनको बनाने का एक फॉर्मेट होता है हेल्पिंग वर्ब. हमारा स्टेटमेंट यदि क्या से हिंदी में शुरू होता है तो इंग्लिश में उसको बनाने के लिए हम किसका यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब को स्टेटमेंट के फर्स्ट में लगाएंगे. अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब हम किसका यूज करेंगे? सब्जेक्ट का. देन वी गो फॉर मेन वर्ब, फिर हम मेन वर्ब का यूज करेंगे. देन वी गो फॉर ऑब्जेक्ट. सो सिंपली आपको ध्यान रखना है कि एनी स्टेटमेंट दैट बिगिंस बाय क्या, उसको कैसे स्टार्ट करेंगे? हेल्पिंग वर्ब्स. और ये किस तरह का स्टेटमेंट होगा? यस नो इंट्रोगेटिव. सम एग्जांपल्स वी कैन टेक. सपोज आई एम टॉकिंग, डू यू वॉच मूवीज? क्या फिल्में देखते हो? डिड ही गो यस्टरडे? क्या वह कल चला गया? हैज ही कम? क्या वह आ गया? हैज ही कम? क्या वह आ गया है? सो देखिए इन सारे स्टेटमेंट में आपने देखा कि योर स्टेटमेंट इज गोइंग टू बिगिन बाय हेल्पिंग. आइए अब हम बात करते हैं WH वर्ड इंट्रोगेटिव्स की. देखिए क्या होता है कि हमारी लाइफ में ये हमेशा तो ऐसा नहीं होगा कि मुझे सिर्फ हाँ या ना में जवाब वाले क्वेश्चन चाहिए. कई बार हमें ऐसे भी क्वेश्चन पूछने होते हैं जहां पर हमें डिस्क्रिप्शन की जरूरत होती है, हम डिटेल में जानना चाहते हैं. तो डिटेल में यदि जानना चाहते हैं तो हमें WH वर्ड क्वेश्चंस का यूज करना होगा. सो दैट विल कम इन द कैटेगरी ऑफ WH वर्ड इंट्रोगेटिव. ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक वाक्य बीच प्रश्नवाचक शब्द, ओके, ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है. ओके, प्रश्नवाचक वाक्य कौन से, प्रश्नवाचक शब्द कौन से होते हैं? व्हाट, व्हेन, वेयर, क्या, कौन, कब, कैसे, क्यों, किसका, किसकी.
यदि ये वर्ड्स हमारे स्टेटमेंट के बीच में आ गए, सो वी विल कंसीडर दैट इट्स अ इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट, बट इट इज अ WH वर्ड इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट। तो देखिए इसको बनाने का क्या फंडा होगा कि इट विल स्टार्ट बाय WH वर्ड। कैसे स्टार्ट होगा? इट विल स्टार्ट बाय WH वर्ड और ये हेल्पिंग वर्ब लेगा। आफ्टर दैट द सब्जेक्ट विल बी यूज्ड। देखिए WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब, then we go for subject and on after that the main verb will be used and then we can go for object. So understood the formula? WH word helping verb subject plus main verb plus object. Understood? देखिए किस तरह से, सपोज अभी हमने बात करी थी डू यू वॉच मूवीज, क्या आप फिल्म देखते हो? व्हाट काइंड ऑफ मूवीज डू यू वॉच? आप किस तरह की मूवीज देखते हो? ओके अब किस तरह की, इट मीन्स अ WH वर्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, डिड ही गो यस्टरडे, क्या वह कल चला गया? बट हमें ये नहीं पता कि वह कहाँ गया। सो कहाँ गया इट मीन्स वह कहाँ गया, वेयर डिड ही गो? आंसर हो जाएगा ही वेंट टू इंदौर, ही वेंट टू पुणे, वेरेवर ही गो वी से। ओके हाउ हैज ही कम, वह कैसे आया? ओके तो यहां पर आपको मैनर बताना होगा। सो ऐसे स्टेटमेंट जो कि डिस्क्रिप्शन जानने के लिए यूज किए जाते हैं वो किस कैटेगरी में आएंगे? WH वर्ड कैटेगरी में। सो होप सो आप असर्टिव सेंटेंस, आप इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। आइए हम नेक्स्ट तरह से सेंटेंस की बात करते हैं, दैट इज अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बेसिकली द विस्मयादिबोधक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनका यूज हम किसी सरप्राइज को या जब भी कोई सडन फीलिंग हो, कोई सडन इमोशन हो, यदि उसको एक्सप्रेस किया जाता है तो उस समय हम किसका यूज करते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का। दोज आर कॉल्ड द विस्मयादिबोधक वाक्य। देखिए इसमें भी दो कैटेगरी के सेंटेंस होते हैं। एक तो ऐसे स्टेटमेंट जो कि व्हाट और हाउ से स्टार्ट होते हैं, जब हम किसी चीज को देखकर बड़ा सरप्राइज होते हैं। जैसे आपने देखा बहुत सुंदर पिक्चर है तो मन में फीलिंग आती है बोलने की, ओके बहुत खुश होते हैं। सो यू कैन से दैट व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, ओके व्हाट अ हैंडसम बॉय, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल। ओके तो ऐसी चीज जिसको आपने इमेजिन नहीं किया हो कि यार इतना भी बेटर हो सकता है, तब हम किसका यूज करेंगे? व्हाट का। द नेक्स्ट थिंग हाउ वाले सेंटेंसेस ऐसे होते हैं कि जब कोई चीज बहुत छोटी हो, कोई चीज बहुत बड़ी हो, कोई बहुत ही सुंदर हो या वो कोई बहुत ही कुरूप हो, इट मीन्स ऐसी चीज जो कि उस लिमिट को क्रॉस कर रही है, तब हम किसका यूज करेंगे? हाउ। सपोज आज सुबह मैंने एक स्नेक देखा, वो बहुत ही बड़ा था, सो उसको देख के सरप्राइज हुआ ना, सो आई कैन से दैट हाउ बिग वाज द स्नेक, हाउ बिग वाज द स्नेक। ओके सपोज किसी ने आपको टॉफी दी और टॉफी एकदम छोटी सी, ओके सो आपको ऐसा लगेगा इतनी छोटी सी टॉफी, हाउ विल यू से हाउ स्मॉल इज द टॉफी, हाउ स्मॉल इज द टॉफी। तो वो फीलिंग भी आपकी एक्सप्रेस होगी उसके साथ। ओके साथ ही साथ डियर कि व्हाट और हाउ के अलावा देयर आर सम मोर एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स, कुछ ऐसे भी एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं जिनका यूज करके हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बना सकते हैं। देखिए इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, आगे मैं एक पर्टिकुलर वीडियो शेयर करूंगा जिसमें हम अलग अलग तरह से असर्टिव, इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी और इंपरेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। अभी आप एक जनरल अंडरस्टैंडिंग रखिए। ओके जैसे जब हम बहुत खुश होते हैं, ओके जब एकदम नाचने वाली, एकदम झूमने वाली खुशी होती है, उस समय पर हम किसका यूज करेंगे? हुर्रे। ओके सपोज आपकी टीम मैच जीत गई तो आपको दुख होगा क्या? नहीं, डेफिनेटली आपको खुशी होगी ना, तो आप किसका यूज करेंगे? हुर्रे। हुर्रे आवर टीम हैज वन द मैच, हमारी टीम, बड़ी खुशी की बात है हमारी टीम मैच जीत गई। पर कभी कभी दुख भी होता है। ओके सो इन एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है हमारी लाइफ में। जैसे हमें कोई किसी पर्टिकुलर चीज पर दुख हुआ, ओके सो दुख के लिए यू कैन यूज अलास। अलास हर पेट डॉग डाइड यस्टरडे। बड़े दुख की बात है कि उसका एक जो पालतू कुत्ता है वो कल मर गया। ओके तो दुख हो गया, खुशी हो गई। तो देखिए खुशी को एक्सप्रेस करने के लिए हुर्रे, किसका यूज करेंगे? हुर्रे का। और दुख का की बात करनी है तो अलास का। कई बार हम किसी को शाबाशी देते हैं, शाबाश किसी ने बेहतरीन काम कर लिया,
सो यू कैन यूज ब्रावो। आपके फ्रेंड ने कंपटीशन जीत लिया, रेस जीत ली, बहादुरी का काम किया है नहीं किया, तो किसका यूज करेंगे? ब्रावो। ब्रावो, यू हैव वॉन द कंपटीशन। अंडरस्टूड? सो इस तरह से हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का यूज करेंगे अपनी डे टू डे लाइफ में। आइए एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही रोचक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ सेंटेंस मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं और शायद ये आपको विजिबल होगा। द नेक्स्ट सेंटेंस इज इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस इज कॉल्ड द आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य इट मींस, सिंपल मीनिंग अंडरस्टैंड करिए कि कोई ऐसा स्टेटमेंट जिसका अल्टीमेट ऑब्जेक्ट होता है किसी से कुछ काम करवाना। इट मींस वो जो भी अभी कर रहा है उसको छोड़कर वो आपकी बात सुने। यदि ऐसा स्टेटमेंट आप कोई यूज करते हो, सो दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। सो इंपरेटिव सेंटेंस इट मींस व्हाट? आदेशात्मक वाक्य। सो ऐसा सेंटेंस जो किसी को कमांड देने के लिए, ऑर्डर देने के लिए यूज किया जाता है। देखिए यहां पर क्या है कि सबसे ज्यादा रोल होता है कि हम किससे बात कर रहे हैं। देखिए यदि हमें मम्मी से पानी मंगवाना है तो वहां हम ऑर्डर नहीं देंगे, वहां हम रिक्वेस्ट करेंगे। और वहीं पर यदि मुझे छोटे भाई से पानी मंगवाना है तो मैं क्या करूंगा? ऑर्डर दूंगा। ठीक है। यदि मैं किसी के ऑफिस में बैठा हूं तो वहां पर ना मैं ऑर्डर दूंगा ना मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं एक सजेशन दूंगा कि भाई अभी गर्मी लग रही, थोड़ा सा पानी पिला दीजिए। सो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट पर्सन the way of communication will be different. So in imperative sentence category कि ऐसा स्टेटमेंट जो किसी को ऑर्डर या कमांड के लिए यूज किया जाए। हम आदेश दे रहे हो या हम उसको स्ट्रिक्टली कह रहे हो उस काम को करने का, या हम उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, या हो सकता है कि हम उसे कोई सलाह या सजेशन, सुझाव की बात कर रहे हो, या हो सकता है कि हम उसको कोई चेतावनी दे रहे हो, तब हमें किसका यूज करना होता है? इंपरेटिव सेंटेंस। और इसको बनाने का एक फंडा है। देखिए आज से ही आप इस सेंटेंस को अपनी डे टू डे स्पोकन में यूज कीजिए, क्योंकि बड़ा सिंपल होता है बनाना इसको। कि यदि आप कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट बोल रहे हो तो इसको फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से बिगिन करना होगा। आफ्टर दैट हम किसका यूज करेंगे? ऑब्जेक्ट का। किसका? ऑब्जेक्ट का। देन इस स्टेटमेंट में जो भी पार्ट बचेगा उस कॉम्प्लीमेंट को यूज कर देंगे। परंतु यदि वो नेगेटिव सेंटेंस है, ओके, आप किसी को मना कर रहे हो, आप किसी को कह रहे हो कि ऐसा मत करो या आपको ऐसा नहीं करना है, तब आप स्टेटमेंट डोंट से स्टार्ट करोगे। डोंट के बाद आप V1 का यूज करोगे, देन ऑब्जेक्ट लगाएंगे और फिर जो भी स्टेटमेंट का पार्ट बचा है उसको अप्लाई कर देंगे। अंडरस्टूड? कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि सपोज हम किसी को ऑर्डर पास कर रहे हैं। सपोज आपने किसी को बोला कि मेरे लिए एक ग्लास पानी लेके आइए। सो व्हाट यू विल से? ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। आपको किसी से कहना है कि कतार में खड़े रहिए, एक लाइन में खड़े रहिए, स्टैंड इन अ क्यू, स्टैंड इन अ क्यू। सिंपल क्या किया हमने? स्टेटमेंट को V1 से बिगिन किया, ऑब्जेक्ट लगाया और ऑब्जेक्ट के बाद में रिमेनिंग सेंटेंस। हम किसी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरी मदद कीजिए, कृपया मेरी मदद कीजिए, प्लीज हेल्प मी। ओके, क्योंकि प्लीज या काइंडली से रिक्वेस्ट वाले स्टेटमेंट बिगिन होते हैं। ओके, हम किसी को सलाह दे सकते हैं। अगर हम कोई एक्सपर्ट है तो हम क्या करेंगे? एडवाइस देंगे। और यदि हम फ्रेंड है या हम वेल विशर है तो हम सिर्फ उसे क्या कह सकते हैं? सजेशन दे सकते हैं, हम उसे सिर्फ सुझाव दे सकते हैं। यू कैन सी द एग्जांपल कि सपोज आई एम अ एक्सपर्ट, आई एम अ डॉक्टर। ओके, मुझे कहना है कि भैया इस दवाई को दिन में 2 बार लेना है, इस दवाई को दिन में 2 बार लेना है। व्हाट आई विल से कि टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस इन अ डे, टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस इन अ डे। आई कैन आल्सो से दैट, ओके, अगर मैं आपका वेल विशर हूं, ओके, आई कैन से दैट वियर हेलमेट रेगुलरली, कि हमेशा हेलमेट पहनिए। ओके, गैप नहीं करना है आपको, हमेशा हेलमेट पहने रखना है। ओके, मैं आपको वार्न कर सकता हूं, मैं चेतावनी दे सकता हूं, आपको मैं मना करना चाहता हूं कि वहां मत जाइए, डोंट गो देयर। सो इट मींस अंडरस्टूड कि हम किसी को वार्निंग दें कि मेरा पेन मत छूना, डोंट टच माय पेन। ओके, उससे मत बात करना, डोंट टॉक विथ हिम, उससे मत मिलना, डोंट मीट विथ हिम। सो अंडरस्टूड बडीज कि इस तरह से ये टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की फैमिली है। और जैसा कि आपने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि अब हमें इंग्लिश सीखना ही है, तो आपको आपके कम्युनिकेशन में इन डिफरेंट तरह के सेंटेंसेस से रूबरू होना पड़ेगा
और आपको इनका यूज करना पड़ेगा। होप सो आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, आपको कुछ आइडियाज लगा होगा कि हम किस तरह के सेंटेंसेस का यूज हमारे कम्युनिकेशन में करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल है तो डेफिनेटली ये वीडियो उन सारे लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा जिनने कभी भी ऐसा सोचा हो कि इंग्लिश हमें सीखना है या इंग्लिश हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आपको रुकना नहीं है, इसको लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, आप इसको शेयर कीजिए अधिक से अधिक। आप अपने जितने क्लोज फ्रेंड्स, जितने रिलेटिव्स को शेयर करना चाहते हो आप इसको कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियोस में कुछ इसी तरह के बेहतरीन टॉपिक्स के साथ आपसे मिलूंगा। अभी बस जल्द ही हम अपनी स्पोकन सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स की बात करेंगे। अभी तो हम अपना फाउंडेशन मजबूत कर रहे हैं, हम अपना बेसिक इंप्रूव कर रहे हैं, और जैसे ही हमारा बेसिक इंप्रूव हो जाता है हम स्पोकन की बात करने लगेंगे। और तब तक के लिए मैं आपसे बस एक ही गुजारिश करूंगा कि आप सारे लोग अपनी वोकैबुलरी को इन्हेंस कीजिए, आप इंग्लिश रीडिंग की हैबिट डालिए, जो भी टफ वर्ड मिलता है उसको नोट कीजिए, उसको माइंड में सेट कीजिए, और यहाँ फॉर्मूले के माध्यम से आप जो भी चीजें सीखते हो उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय।